हाँ, तो प्रिय छात्र छात्राओं, सेंटअप एग्ज़ाम में फिजिक्स के जो प्रश्न आए हुए हैं उस क्वेश्चन को अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आप देखें, और नहीं तो अगर एग्ज़ाम दे चुके हैं तो अपना आंसर सही मिला सकते हैं। और बहुत से हमारे इस चैनल पर इस प्रश्न के जवाब दिए गए हैं, कैसे आंसर है उसका व्याख्या भी, उसका वर्णन भी किया गया है, सो आप इसे देख करके समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखने के लिए। और तो चलिए, पहला हमारे सेंटअप एग्जाम में दिया गया है, यदि माध्यम ए माध्यम बी के सापेक्ष अपवर्तनांक ए म्यू बी से दर्शाया जाए तो अपवर्तनांक के निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो भाई इसमें सही हमारा ये ए है। और फिर अगला दूसरा प्रश्न, अपवर्तनांक म्यू वाले माध्यम का अपवर्तनांक म्यू एल का लेंस में रखा गया है। लेंस के समांतर किरण पुंज आपतित होने पर किरण पुंज के समानांतर रहती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो म्यू एम और म्यू एल में कौन संबंध सही है। सो आपने देखा कि इसमें किरणों का कोई विचलन नहीं हुआ है। तो जब विचलन नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि म्यू एम और म्यू एल दोनों आपस में बराबर है। सो आपका आंसर ये सी सही है। फिर अगला तीसरे प्रश्न का उत्तर देखिए, यह माध्यम का एक माध्यम का अपवर्तनांक √2 है, तो इसका संगत क्रांति कोण क्या होगा। तो इसके लिए निकालने से भाई हमारा 45 डिग्री ही आता है। फिर चौथा प्रश्न को आप देखें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। तो अभिदृश्यक द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और बड़ा बनता है। तो फिर पांचवा प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो ये भी संबंध है, हमारे वीडियो में निकाला गया है और उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब आता है ये सी, कलांतर बराबर 2π/λ 1/पथांतर। ये हमारा आंसर सही है, ये सी सही है। सो आप इसे देखेंगे, हमारा आंसर है सी। और अगला प्रश्न छठा आप देखें, गोलाकार तरंगाग्र उत्पन्न करने के लिए स्रोत की आकृति होती है बिंदु स्रोत की, रेखीय स्रोत, अधिक दूरी वाले की। तो इसमें आपका आंसर है बिंदु स्रोत। फिर सातवां प्रश्न के लिए, प्रकाश तरंग की जानकारी कौन देता है। तो प्रकाश की तरंग की जानकारी भाई हमें तरंग दैर्ध्य देता है। सो आप देखिए, प्रकाश तरंग की जानकारी हमें तरंग दैर्ध्य देता है। अगला हमारा प्रश्न है उत्तर, आठवां प्रश्न, उत्तल लेंस के द्वारा कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है, हटाया जाता है। तो भाई उत्तल लेंस के द्वारा दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष को हटाया जाता है। फिर अगला नौवां प्रश्न देखिए, हवा में कांच के लेंस की फोकस दूरी FA यानी एयर, और पानी में कांच के लेंस की फोकस दूरी FW यानी W से वाटर के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। प्रयोग करना है हमें μg 3/2 और μw 4/3। हाँ, तो भाई इसे निकालने से पता चलेगा कि हमारे पास डी आंसर सही है। क्यों भाई, इसको आप कटा सकते हैं, ये 3 और 3 कट जाएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। सो 2FA हो जाएगा। फिर अगला 10वां प्रश्न देखिए, तरंगदैर्घ्य के, हाँ तो 10वां प्रश्न हमारा ये है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ साथ माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है। तो भाई तरंग के बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक घटता है, उसका अपोजिट चलता है। फिर अगला हमारा प्रश्न है 11 नंबर, हाँ, विभव परमणता का एसआई मात्रक होता है। तो भाई ये विभव परमणता का एसआई मात्रक होता है डी यानी वोल्ट पर मीटर। फिर अगला हमारा प्रश्न है 12 नंबर,
एक बंद गोलीय सतह के अंदर आवेश क्यू माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू के लिए एसआई मात्रक विद्युत फ्लक्स निम्नलिखित में से कौन सही है? तो भाई इसके लिए हमारा आंसर सही आ रहा है, बी सही आ रहा है। सो क्यू माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल की एप्सिलॉन नॉट, ये सही रहा। अब आइए 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न के लिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई में रखे गए अपूर्ण पी वाले विद्युतीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण आर के लिए निम्नलिखित में संबंध कौन सही है? तो इसके लिए हमारा आंसर ए सही है, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। फिर अगला प्रश्न हम लोग देख लें 14 नंबर। एक संधारित्र में संचित विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, ये तो निकाला गया है हमारे वीडियो में, तो आप जाकर देख सकते हैं। ये 14 का संधारित्र में संचित विद्युतीय ऊर्जा का व्यंजक होता है 1/2 CV², सो साबित करके दिखाया गया है। सो आप जाकर देख सकते हैं हमारे वीडियो इसी चैनल पर। सो आगे देखिए 15 नंबर में निर्वात के लिए विद्युत पराविद्युतांक या पराविद्युत स्थिरांक होता है, तो ये 1 होता है। सो आप इसे 1 हुई आपका सही उत्तर होगा। सो आप इसे देख सकते हैं। और अगला हमारा प्रश्न अब 16 में देखिए। हाँ, तो 16 नंबर में देखिए प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हमारा है ओम मीटर। सो ओम मीटर आप देखेंगे कि ओम मीटर ये बी में है। सो हमारा आंसर हुआ बी, ओम मीटर। समझ गया? ऐसे ओम और मीटर। तो अगला अब चलते हैं प्रश्न 17। ओम के नियम का सदिशीय निरूपण। ओम के नियम का सदिशीय निरूपण ऐसे ये हमारा ए आता है। सो आप देखिए ये ए में है, जे इक्वल टू सिग्मा ई, ये हमारा आंसर आता है। और फिर आगे अब हम 18वां प्रश्न देखेंगे। कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग का कोड का मान क्या होता है? तो भाई पीले रंग के कोड के लिए हमने इसको याद करने का फॉर्मूला भी दिया है। अगर हमारे वीडियो को आप देखेंगे तो कलर कोड का याद करने के लिए फॉर्मूला भी हमने दे दिया है। सो आप इसे देख सकते हैं। तो कार्बन के प्रतिरोध के पीले रंग का पूछा गया है। पीले रंग का होता है 4। सो बी हमारा आंसर ये इसमें सही होने वाला है। अब आइए अगला हमारा 19वां प्रश्न है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो इलेक्ट्रॉन की गति हमारी त्वरित गति होती है ना, त्वरित गति होगी। और फिर अगला 20वां प्रश्न यानी 20, प्रतिबाधा निरूपित करता है। तो धारा, प्रतिरोध, शक्ति, इसमें से हमें विद्युत वाहक बल को ये निरूपित करता है, विद्युत वाहक बल को निरूपित करता है। सो आप आगे देखिए 21 में श्रेणी क्रमित एल आर सर्किट है, एल आर परिपथ है, इसका शक्ति गुणांक क्या होता है? सो हमारे वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, इसको हमने अच्छी तरह से बताया है। तो ये होता है बी यानी आर और बाटा में √r² प्लस ω² L²। और फिर आगे अब चलते हैं और 22 में देखिए दिए गए चित्र में आई का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? आई का मान ये निकालने से भाई आता है। तो इसमें हमारा आंसर आएगा, ये आई का मान निकालने से आंसर आएगा सी यानी आई बराबर 2a। और फिर अगला प्रश्न चलें, इसमें 23 के लिए
एक सीधे अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमारा संबंध ये ए सही है, यानी बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये हमारा सही है। फिर आगे चलें। अब 24 जो है उसका आंसर देखें। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है तो उसका प्रतिरोध अनंत होता है आदर्श के लिए। और 25 में अब हम चलते हैं। 25 में देखें क्या है, तो तप्त तार आमीटर, आमीटर इसमें कहा गया है, आमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन मान मापा जाता है? तो भाई आमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग मान, इसी को मापा जाता है। अब आगे चलते हैं। 26 में ये 26। अब देखिए 26 में क्या है। हाँ, 26 में बताया गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य निम्नलिखित में से सही है, कौन सही है? तो ये 26 में ए सही है भाई। कैसे ए? इधर देख लीजिए, MB1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा आंसर सही है। अब अगला देखें 27 जो हमारा प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक हाँ, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। और फिर आगे की तरफ देखें, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण। तो भाई विषुवत रेखा पर तो 0 होता है, और हमारे वीडियो में ये पूरी तरह समझाया गया है कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। आपका आंसर होने वाला है बी, 90 डिग्री। अब अगला प्रश्न हम देखें, ये 29 का देखिए, एक बहुत छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होता है? तो अक्षीय और निरक्षीय क्षेत्रों का अनुपात मेरे वीडियो में निकाला गया है, आप उसे जा कर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसका मान होता है, इसका मान होता है, ये बी होता है। आप देखेंगे वहाँ पर इसका मान आएगा 2:1, यानी बी आएगा। और अच्छी तरह से वहाँ निकाल करके दिखाया गया है, चल करके आप देख सकेंगे। और अगला है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता? किसका अस्तित्व नहीं होता? तो एकल विद्युत आवेश, एकल विद्युत चुंबकीय आवेश का तो अस्तित्व होता ही है। बी, एकल चुंबकीय ध्रुव का नहीं होता। आप इसी को आंसर में आप दे सकेंगे, एकल चुंबकीय ध्रुव। फिर अगला प्रश्न 31 में देखिए, 31 के लिए है, फोटोन की ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू, ये न्यू भी है, एच न्यू भी, ये फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू भी, ये सब नहीं होगा। और फिर अगला हमारा प्रश्न है 32 में देखिए कि निम्नलिखित में से किस पर आवेश नहीं होता? तो अल्फा पर प्लस, बीटा पर माइनस
और प्रोटॉन पर भी प्लस। तो ये फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता, सो हमारा आंसर ये होगा फोटोन, है ना। इस तरह से फोटोन हमारा आंसर आएगा। अगला प्रश्न हम चलें, अब 32 देखने वाले हैं। 32 प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से कौन तरंग संख्या के बराबर होता है। तो तरंग संख्या का बराबर होता है ये n लैम्डा। ये n लैम्डा ही हमारा सही आंसर होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है। अब चलिए 34 में एक परमाणु यूरेनियम परमाणु है, 235 भार है और 38 की एटॉमिक नंबर है। तो इसमें कहता है न्यूट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी। तो भाई भार जो बनता है, एटॉमिक वेट जो बनता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जोड़ से बनता है, तो ये तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन ही है। सो इसे आप माइनस करके, ये आप माइनस करके आराम से निकाल सकते हैं। 235 और माइनस 38, तो ये हमारा 15 में 8 घटेगा 7 हो जाएगा। और ये 200, ये 3 है, तो 3 में से 3 नहीं घटेगा, एकदम ही नहीं हासिल लिए थे ना जी। 15 में 8 घटेगा 7, तो 12 एक हासिल लेंगे। 12 में से 3 घटेगा 9 और 1 शेष बचा है, यानी हमारा आंसर ये रहेगा 197। और तब अगला अब हम प्रश्न देखने वाले हैं 35 में मूल लॉजिक गेट होते हैं। तो मूल लॉजिक गेट तो बस 3 ही होते हैं, एंड और नॉट। तो बस ये एंड और नॉट, ये 3 ही मूल लॉजिक गेट होते हैं। सो हमारा आंसर डी रहा। अब अगला 36 में हम लोग देखने वाले हैं। 36 में द्विआधारी 1 + 1 2 होता है, और 2 को द्विआधारी में 10 बोला जाता है। सो आप देखेंगे कि हमारा आंसर ये 10 आने वाला है, जो यहाँ पर दिया गया है। सो हमारा आंसर बी होगा, जो यहाँ पर 10 लिखा गया है। अब 37 में हम चलेंगे। 37 में देखिए क्या है। 37 में लॉजिक गेट ए बी = y। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर बबल लगा हुआ है। सो आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर बबल लगा हुआ है। तो बबल लगने से ये इन्वर्स हो जाएगा। तो एंड का तो इसमें जो लॉजिक गेट यहाँ दिया गया है, ऐसे दिया गया है, और यहाँ पर बबल लगाया गया है, और तब इस प्रकार से है। तो जब यहाँ पर बबल लगाया जाए तो वो इन्वर्स में आ जाता है, बार चढ़ा दिया जाता है। यानी हमारा इसमें आंसर ये एंड गेट पर बबल लगा है। तो एंड गेट के लिए तो होता है y = a × b, लेकिन इस बबल के लिए ये इन्वर्स हो जाएगा। सो हमारा आंसर y = a × b के इन्वर्स, ये डी आंसर होने वाला है। सो अगला हम अपना प्रश्न देखने वाले हैं। तो आगे देखिए 38 में एक मूल कण निम्नलिखित में से कौन है। तो भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो तीनों मूल कण है, ये तो मूल कण है। और अल्फा कण इसमें मूल नहीं है, बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो सब मूल कण ही है। सो आप जानते हैं कि परमाणु में ये 3 गो मूल कण होते ही हैं। सो आगे अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। सो 39 पहले 39 देखना था। तो 38 के बाद एक में कैसे आगे। हाँ भाई, 2 क्वेश्चन तो हमारे छूट चुके हैं। सो 40 और 40 और 41, 2-3 क्वेश्चन छूटे हैं। चलिए 42 से देखते हैं। तो 42 में 0.15, ये हमारे डेसिमल सिस्टम है 15, और उसको द्विआधारी में बनाना है। तो द्विआधारी में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सो देख लीजिए। ये पहले हम लोग द्विआधारी में बनाने के लिए ऐसे करते हैं कि 15 लिखने के बाद
तो ऐसे 15 लिखने के बाद 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर 2 साते 14 आएगा। और यहाँ पर हम लोग शेष लिखते हैं, यहाँ पर शेष लिखते हैं तो 2 सात 14 यहाँ लिख देंगे और शेष जो आएगा सो इसमें लिखेंगे। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से भाग देते हैं तो 7 आएगा और इसमें ये 0 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देते हैं तो 2 तीन 6 आएगा और हमारा शेष यहाँ 1 आएगा। फिर यहाँ पर 2 से अगर भाग देंगे हम 3 में तो 2 एकम 2 आएगा और ये 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 बचेगा। अब क्या करते हैं, शेष को नीचे से ऊपर तक फिर से हम आपको बताते हैं समझाने के लिए। सो आप देख लीजिए यहाँ पर। हाँ भाई, तो द्विआधारी को अगर हमें बदलना है, 15 को द्विआधारी में बदलना है तो इसको हम ऐसे बदलते हैं, 2 से भाग देते हैं और यहाँ पर शेष लिखते हैं। शेष जो बचेगा उस शेष को लिखते हैं। तो 2 में भाग देंगे, 2 साते 14 होगा, एक शेष यहाँ आ जाएगा। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 साते 14 और शेष 0 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड भाग देंगे, 2 तीन 6, 2 तीन 6 और शेष हमारा क्या आएगा, 2 साते 14। फिर से आपको समझाते हैं अच्छा से, फिर से देखिए। ये 15 का हमें निकालना है तो 15 का निकालने के लिए 2 से हम इसमें भाग देंगे और यहाँ शेष लिखेंगे। तो यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो भागफल लिखेंगे, 2 साते 14 है ना, और एक शेष बच जाएगा। फिर 2 से हम इससे भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल लिखना है, याद रखेंगे। तो 2 तीन 6 और एक शेष बच जाएगा। फिर 2 से हम इसको भाग देंगे तो 2 तीन 2 एकम 2 और एक शेष बच जाएगा। और तब ये यहाँ से सजाते हैं, ऐसे सजा लेते हैं, यानी हमारा द्विआधारी में 1 1 1 1, यानी इस तरह से ये द्विआधारी में बना। सो हमारा आंसर अब बी आने वाला है, जो सो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा आंसर बी आया। सो अब अगला हम देखने वाले हैं प्रश्न 42 के बाद 43 यानी 43। 1 नैनो कूलाम बराबर होता है। तो नैनो भाई आपको याद रखना है, नैनो के लिए हम 10⁻⁻9 लिखते हैं और हमेशा 10⁻⁻9 को ही नैनो कहते हैं। सो हमारा बी आंसर सही हुआ। अब आगे चलते हैं 44 यानी 44 के लिए आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का रैखिक घनत्व होता है। तो घनत्व के लिए देखिए भाई, सी से हुआ कूलम, कूलम पर मीटर हुआ रैखिक, कूलम पर मीटर स्क्वायर हुआ एरिया का क्षेत्रफल पा, और कूलम पर मीटर हो जाता है घनत्व ये आयतन का। तो यहाँ पर तो रैखिक पूछा गया है। सो आप देखिए यहाँ पर रैखिक पूछा गया है, रैखिक के लिए वो एक रेखा में है। तो कूलम पर मीटर हमारा आंसर आने वाला है ये प्रथम। सो ए हुआ। अब आगे हम चलने वाले हैं। हाँ, तो अगला हमारा प्रश्न है 44। आवेश का रैखिक घनत्व तो हो गया, ये फर्स्ट है 44 का। सो आप पहला इसका आंसर हुआ। सो आपको हमने बताया कि ये इसका आंसर है ए। और इसके बाद अब हम चलने वाले हैं 45। तो आवेश चालक के सतह पर रेखाओं के बीच का कोण होता है, तो कोण हमारा होता है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री, सॉरी, ये 45 का हमारा आंसर आएगा 0.37 नहीं, ये 90 डिग्री हमारा आंसर सही है इसमें। और 46 के लिए अब चलते हैं कि चालक की धारिता और उसके क्षेत्रफल के बीच का संबंध क्या है। तो इसका हमारा आंसर है संबंध के लिए है डी। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डी में हमारा आंसर सही है। फिर आगे अब चलने वाले हैं
47। आर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता क्या होती है? सो हमारे वीडियो में आप इसे देख सकते हैं। ये धारिता निकाला गया है 47। सो आप इसको देखिए, C बराबर होता है 4πε0/r। सो ये हमारा आंसर सही है। फिर आगे अब हम देखने वाले हैं 48 में देखिए, संधारित्र के समांतर निम्नलिखित में राशि कौन राशि समान रहती है? तो भाई इसमें समान रहने वाला होता है विभवांतर। सो हमारा आंसर हुआ सही C, विभवांतर हुआ। अब इसके बाद चलें 49, व्यतिकरण की चौड़ाई क्या होती है? तो व्यतिकरण की चौड़ाई होती है बीटा = λ/d/d। सो ये भी हमारे वीडियो में निकाला गया है। सो आप आसानी से देख सकते हैं। और फिर अगला प्रश्न देखें हम लोग, ये 50 का 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है क्या? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। सो हमारा आंसर आने वाला है ये ए आंसर हमारा है। फिर 48 में अब चलने वाले हैं। 48 में फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से निरूपित करता है। तो दाहिने हाथ के नियम निरूपित करता है गति की दिशा। और फिर अगला प्रश्न हमारा 42 में है, प्रेरणिक प्रतिघात होता है XL बराबर 1/ωL। सो हमारा बी आंसर सही है। इसमें हमारा आंसर बी सही है। फिर आगे देखते हैं 33 पर। हाँ, तो अब आइए 53 में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति होती है। क्या शक्ति होती है? तो इसमें ये बी हमारा सही है। PAV = RMS ERMS × IRMS cos φ। ये हमारा बी सही है। तो अब अगला प्रश्न हम चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न 54 है, निम्नलिखित में किस उपकरण के ताम्र क्षय से जुड़ा है? तो लौह क्षय, ताम्र क्षय, ये सब बताया गया है भाई ट्रांसफार्मर के पाठ में। सो आप हमारे वीडियो पर आसानी से जाकर समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पूरे विस्तार से वर्णन किया गया है। सो ये उसमें जाकर हमारे इसी चैनल पर इसे आप दे सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा रहा ये डी, ट्रांसफार्मर में। और अगला हम चलें अब 45 में, जल होता है क्या? जल होता है प्रतिचुंबकीय कि अनुचुंबकीय कि लौह चुंबकीय कि चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसका आंसर हमारा आंसर ए आने वाला है भाई, प्रतिचुंबकीय होता है। अब अगला प्रश्न हम चलें, ये X किरणों के लिए तरंगदैर्घ्य का परास क्या होता है? तो इसका होता है 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻6। सो हमारे आंसर बी होने वाला है। सो आगे देखिए, अब 57 में बर्फ का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो बर्फ का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमारा बी होता है 1.31, जो आंसर यहाँ बार है। अगला देखिए 58 में, खगोलीय दूरदर्शक समान संयोजक की नली होती है, उसमें हमारे खगोलीय दूरबीन के पिक्चर के साथ पूरी तरह से हमारे इसी चैनल पर अच्छा से दिखाया गया है। सो आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। इसमें ये हमारा आंसर है ए, FO + FE, यानी ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस प्लस नेत्रिका आई पीस का फोकस। और इसके बाद फोकसांतर है वो। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे 59 में, वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता हमारा ये होता है ए है। इसमें में भी -μr/ओमेगा है, μi-1। सो हमारा आंसर यहाँ ए सही है। फिर अगला अब हम प्रश्न देखने वाले हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, ये 60 में, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई निम्नलिखित में की कौन सही है? भाई रेले के नियमानुसार ये हमारे पास आता है, जो हमारे वीडियो में अच्छी तरह से समझाया गया है, दिखाया गया है। सो आप जा कर के आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो आई बराबर 1/λ4, यानी चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। सो रेले के नियम में ये सब बताया गया है। सो आगे जाकर आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। फिर आगे देखिए 68 में दिया गया है। 68 में AZ
ए एटमिक वेट है, जेड एटमिक नंबर है, एक्स नाभिक में ए क्या होता है, तो ए तो भाई एटमिक वेट है यानी भार है, परमाणु द्रव्यमान है। तो हमारा आंसर इसमें आने वाला है ये बी हमारा आंसर है। सो आगे अब हम चलते हैं ये 63 में, नहीं 62 में चले। अब एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक U बराबर होता है, तो U बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर -27 kg। इसका आंसर हमारे पास ए है। सो आप देख सकेंगे, ये अपने आंसर मिला सकते हैं अगर एग्जाम दिए हैं तो। फिर आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न है 36, रेडियो एक्टिव विघटन के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो रेडियो एक्टिव विघटन में हम लोग जब मान निकालते हैं, जो हमारे वीडियो में अच्छी तरह से इसको भी समझाया गया है, सो आप जा कर के देख सकते हैं। तो ये मान निकाला गया है और कैसे आता है वो सारी बातें बताई गई है। सो इसका आंसर हमारे पास है ए। और इसके बाद आगे चलते हैं, इसी में देखिए 64 में निम्नलिखित में कौन सही है। तो कौन सही है भाई, 99 का भी हम अगर निकालें ये बाइनोमियल नंबर में, 99 का 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से, तो 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 88, 89, 90, 99, ठीक है। तो 2 से अगर हम भाग दें 99 में, तो 2 चौके 8, फिर 1 बचेगा 19, और दूनावा 18, 49 बार में कटता है। तो यहाँ पर हमें 49 लिखना है, भागफल लिखना है। और फिर 49 के बाद जो शेष बच गया है वो 9 दूनी 18, 98 आए हैं ना जी, 4 दूनी 8, 9, तो एक शेष बचा है। सो एक यहाँ लिख देंगे। और इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, तो हमारे पास भागफल क्या आएगा कि 49 में भाग देने पर 2 दूनी के 4, और 9 में 2 चौके 8, यानी 24 दूनी 48, तो एक बचेगा शेष। तो फिर यहाँ पर हम अब 24 लिखने वाले हैं, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 12 आएगा, 12 दूनी 24, और यहाँ शेष 0 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, शेष 0 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, शेष 0 हो जाएगा। और फिर अब 3 में भी डिवाइड करेंगे तो फिर 2 इकाई 2, 1 आएगा। तो इस तरह नीचे से हम लोग सजाते हैं, तो 1 और इसमें का 1, और फिर इधर से हमको 3 0 मिला है, और उसके बाद 1 1 आया है। सो ये हमारा आंसर हुआ। तो आंसर के लिए हमें लगता है कि हमारा आंसर इसमें ए है। सो आप देखेंगे हमारा आंसर यहाँ पर ए है, और ए ही हमारा सही आंसर है। अब इसके बाद चलते हैं हम अगला प्रश्न 65, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर होता है। तो व्यतिकरण 2 तरह के होते हैं, रचनात्मक और विनाशात्मक, लेकिन रचनात्मक के लिए होता है भाई ये सही है, फाई इक्वल टू n प्लस 1 पाई, जबकि विनाशात्मक के लिए केवल फाई बराबर 2n पाई होता है। फिर आगे चलते हैं। अब अगला हमारा प्रश्न है 66, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। तो मेगा हम कहते हैं 10⁹ को, तो ये 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा ये सही आंसर है। मेगा 10⁹ को ही कहते हैं। फिर अगला हमारा प्रश्न है ये 67 में सोडियम का कार्यफलन होता है। तो कार्यफलन भाई सोडियम का निकालने पर ये आता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अगला अब हम प्रश्न अपना देखें, ये है 68, नॉर गेट के निम्नलिखित में कौन सही व्यंजक है। बूलियन व्यंजक इसमें पूछा गया है। तो नॉर गेट के लिए हमारा बूलियन व्यंजक है ये कौन। सो आप देख लीजिए, नॉर गेट के लिए है बूलियन व्यंजक a+b और ऊपर बार है। सो हमारा आंसर इसमें डी है।
इसमें हमारा आंसर डी है। सो अगला प्रश्न है 69। और 69 में हम आप देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो ये आप भी इसे भी आप जाकर देख सकते हैं हमारे वीडियो में, उसमें अच्छी तरह से इसको निकाल करके बताया गया है कि कैसे कैसे ये सब आते हैं। सो आप जा कर के इसमें आसानी से देख सकते हैं। तो इसमें हमारा आंसर है बी। सो आप इसमें बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी भी स्क्वायर, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का चुंबकीय क्षेत्रों का ये योग है। सो आगे अब हम चलते हैं, लास्ट हमारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव का रहा 70 का। सामान्यता पर अपवाह वेग लगभग होता है। तो अपवाह वेग के लिए हम देखेंगे, इसमें हमारा आंसर इसमें है ए 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। हाँ भाई, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुआ। अब सब्जेक्टिव के लिए भी अगले वीडियो में कुछ हम देने वाले हैं, तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब के लिए ना भूलेंगे। ये हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सेंटर में आने वाले हैं, और हो सकता है यही क्वेश्चन फिर आने वाले हैं। सो आप इसे अच्छी तरह से अभ्यास कर लें और इसके लिए तैयार हो जाएं। तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। अगर मेरे वीडियो को अच्छे लगे, आपको अच्छा दिखाई समझ में आता हो, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब और लाइक कर लेंगे। तो थैंक यू बच्चों।